अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने फंक्शन के डोमेन और रेंज तक का जो टॉपिक था उसको कवर किया था। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडल। आज हम मैथमेटिकल मॉडल की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फर्दर जो है वो मूव करेंगे। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडल की ना डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके अंदर से आप लोगों को जो नोट्स मेकिंग है उसे भी साथ साथ करवा रहा हूँ। और जो आप लोगों ने फर्दर इसको जो चीज़ें स्किप करनी है वो मैं इस फाइल में से स्किप करके शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा। द पर्पज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन आर्किटेक्चरल मॉडल आर अ रोड मैप। मैथमेटिकल मॉडल बेसिकली क्या चीज़ होती है? को रोड मैप है, या यूं कह लें कि किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक चीज है उसको कहा जाता है मैथमेटिकल मॉडल। इट रिप्रेजेंट्स समथिंग रियल एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड इट। कि क्या है, किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। मोर स्पेसिफिकली मैथमेटिकल मॉडल आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज दैट कैन चेंज। कि मैथमेटिकल मॉडल क्या होते हैं कि उन क्वांटिटीज के साथ जो बेस्ड हैं वो उन क्वांटिटीज पे जो कि चेंज कर सकती हैं, और जो चीज़ें चेंज करती हैं उनका नाम क्या होता है? उनको हम वेरिएबल कहते हैं। वो तमाम क्वांटिटीज जो कि बेसिकली चेंज हो सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद फिर हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशनशिप आर डिस्क्राइब्ड बाय मैथमेटिकल टूल्स कॉल्ड फंक्शन। और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं बेसिकली वो इनके वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किन चीज़ों की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है? फंक्शंस की मदद से। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये उसके बारे में मैथमेटिकल मॉडल के बारे में एक बेसिक चीज़ें बताई हैं कि ये वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन होता है, और फंक्शंस जो है ना वो बेसिक चीज़ है जो वेरिएबल्स को एक दूसरे से रिलेट करती है। इन एसेंस फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। तो जो मेन चीज़ है मैथमेटिकल मॉडल में क्या होती है, वो फंक्शंस ही हैं। यानी कि ये कह लें कि फंक्शंस ही मिलके क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल को बना रहे होते हैं। सम मैथमेटिकल मॉडल कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल वेरिएबल। कईयों के अंदर जो है वो एक वेरिएबल होता है और कुछ सिंगल एक फंक्शन होता है, एंड विच वी कैन रिप्रेजेंट विद अ सिंपल फार्मूला और ग्राफ। अदर मॉडल्स सच एज दोज यूज्ड स्टडी ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट that may involve thousands of functions and require सुपर कंप्यूटर्स फॉर देयर एनालिसिस। क्यों कहता है कि कुछ में ये होता है कि एक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है और कुछ में बहुत ज्यादा फंक्शंस जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, अब इस सारे को आप लोगों ने करना क्या है, समराइज कैसे करना है? इसके लिए जो बेसिक फर्स्ट लाइन है कि पर्पस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल इज सिमिलर टू दैट ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल और अ रोड मैप। कि मैथमेटिकल मॉडल क्या चीज़ है कि एक प्रॉपर जो है रोड मैप है जो किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को डील करता है। और ये जो चीज़ें हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल है उसमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान आपस में एक रिलेशन होता है, और उनको जो रिलेशंस को डील करता है वो फंक्शन है। फंक्शंस ही मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। कुछ में एक फंक्शन होता है और कुछ में एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं। बस ये इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल में बात बताई गई है। कंप्लीटिंग अ मॉडल। अच्छा, कंप्लीटिंग अ मॉडल के अंदर ये जो है ना, एक आखिर में ये लाइन मैंने ये वाली जो इटैलिक लिखी हुई है, अ मॉडल A model's prediction can be only as good as the data and the assumptions from which the model is built। कि कोई भी मॉडल किसी भी मॉडल की जो प्रिडिक्शन है वो इतनी अच्छी हो सकती है जितना उसके अंदर, यानी कि जो अजम्पशंस हैं जिनकी बुनियाद पर वो बनाया गया है वो जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा वो डाटा होगा। कैसे? यहाँ पे ना एग्जाम्पल वो वाली है कि अगर हम एग्जाम्पल वो वाले लें, कौन सी, वो जो एक टेबल बना हुआ था स्टार्ट की जो एग्जांपल हमने की थी, ये मैं उसी एग्जांपल की तरफ एक दफा ले जाता हूँ आप लोगों को दोबारा से। ये जो फर्स्ट पेज पे थी एग्जांपल के, टेम्परेचर दिया हुआ था 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, 6 AM से 6 PM तक, 50, 52, 55, ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है हर 1 घंटे के बाद शाम 6 बजे तक। अच्छा, अब इसका एनालिसिस कैसे करना है फंक्शन की फॉर्म में, यू कह लें, वो हम देखना चाह रहे हैं अब। ठीक है ना, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को भी देखेंगे, और इसका आपस में अब रिलेशन क्या है इस चीज को देखना है जी। So far we have plotted only 13 data points from the table 1
जाहिर है वो 13 पॉइंट दिए हुए हैं, सुबह 6 से शाम 6 तक 13 पॉइंट है। However, every instant of time has a temperature and the temperature changes continuously throughout the day. अब वो कह रहा है कि जो हमने ग्राफ बनाया था ना, ये देखें, इसके अंदर तो पॉइंट एक ये दिया हुआ था सुबह 6 बजे का, फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि शाम 6 बजे तक के जो टेम्परेचर थे वो दे के यहाँ पे डॉट लगा दिए। लेकिन टेम्परेचर क्या सिर्फ सुबह 6 बजे था और उसके बाद 7 बजे था? उसके दरमियान में भी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा था। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स इसी तरह पॉइंट नहीं बल्कि इनको लाइन के जरिए मिलाया जाना चाहिए, या इनके दरमियान में भी चीजें मौजूद हैं। तो अगर हम 6:30 बजे भी टाइम देख लें, 6:15 भी देखें, 6:30 भी देखें, तो उसके दरमियान वाला पॉइंट भी हमें मिल जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा अच्छा ग्राफ बन जाएगा। तो ये कह रहा है इफ वी वांट टू ग्राफ टू गिव अ रियलिस्टिक मॉडल, अगर हम चाहते हैं कि ये रियलिस्टिक मॉडल हो, यानी कि ज्यादा बेहतर मॉडल नजर आए, वी शुड फिल इन द ग्राफ बिटवीन द डाटा पॉइंट्स, तो हमें इसके दरमियान वाले हिस्से को भी फिल करना पड़ेगा। बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट एनी सडन स्पाइक्स और डिप्स इन अ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, दरमियान में हो सकता है कि फौरन 6 से 7 के दरमियान एक दफा बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया हो। तो इस वजह से ज्यादा बेहतर ये होता है कि स्मूथ कर्व लगाते हैं। ये उसने यहाँ पे कर्व वाला ग्राफ नहीं दिखाया हुआ, इसके बाद आ जाएगा कर्व वाला ग्राफ भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये यूं कह लें, ये इसी के ऊपर मैं ड्रा कर देता हूँ ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक स्मूथ कर्व, यानी कि इस टाइप की स्मूथ कर्व हम क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। ये वो कहना चाह रहा है कि हम क्या करें, उन तमाम डेटा पॉइंट्स को मिला के एक स्मूथ कर्व ड्रा कर दें। अच्छा, फिर द ग्राफ इज नाउ, अब वो जो लाइन लग जाए ना दरमियान में, तो हम कह सकते हैं कि इसके दरमियान में जहां पे भी अब हम टेम्परेचर मालूम करना चाहें वो देख सकते हैं कि हम नीचे से एक लाइन लगाएंगे। ये मैं दोबारा इसको यही लाइन को लेके आता हूँ कि अब हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे, मतलब ये शाम 8 बजे, सुबह 8 बजे था, तो 8 बजे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ होगा। ये 9 बजे अगर ये वाली वैल्यू थी, तो 9 बजे क्या टेम्परेचर होगा। यानी कि यूं कह ले कि आप दरमियान में किसी भी जगह का टेम्परेचर या वैल्यू मालूम कर सकेंगे, कब, जब आप उसके दरमियान वाली तमाम वैल्यूज को आपस में मिला देंगे। यानी कि जिस तरह उसने कहा कि तकरीबन 11:30 का टाइम होगा, 11:30 बजे जो है 67 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छा, कीप इन द माइंड दैट द प्रिडिक्शन में नॉट बी एग्जैक्ट। हाँ, ये जो लाइन लगा दरमियान में लगाई जा सकती है ना, ये एग्जैक्ट नहीं होती। ये पहली और आखिरी वैल्यू, यानी कि 6 बजे और 7 बजे के दरमियान वाली वैल्यूज को मिलाते हैं ना सिर्फ हम इसको, तो इस वजह से ये 6 और 7 बजे की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने छोटे पॉइंट बनाएंगे ना, अब 1-1 घंटे का फर्क कल बनाया हुआ है, तो अगर हम आधे आधे घंटे के फर्क का बनाए, 15-15 मिनट के फर्क का बनाए, तो 15 मिनट के फर्क वाला जो ग्राफ बनाएंगे ना वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं कि कभी भी जो मॉडल बनाया जाता है वो कब ज्यादा बेहतर होगा, कि जब हम जितनी ज्यादा डाटा वैल्यूज लें। तो इस सारे में कंप्लीटिंग द ग्राफ में, अगर आपको एग्जांपल नहीं भी याद रहती को, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो लाइन जिसको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको दरमियान में देख लीजिएगा, कि वो कहता है इफ वी वांट टू ग्राफ टू बी रियलिस्टिक मॉडल, वी शुड फिल द ग्राफ बिटवीन ऑल डेटा पॉइंट्स, के अगर हम चाहते हैं कि किसी भी ग्राफ को रियलिस्टिक बनाए, तो उसके दरमियान के तमाम डेटा पॉइंट्स को हम क्या कर दें, फिल कर दें। ठीक है, और फिर उसके दरमियान की जो तमाम डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये याद रखिएगा, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट सडन स्पाइक्स और डिप्स इन, यहाँ पे टेम्परेचर की जगह पे, अगर आप एग्जाम्पल नहीं दिख रहे, मैं उस केस में बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा जो एग्जाम्पल को याद नहीं कर पा रहा, तो इस एग्जाम्पल की टेम्परेचर की जगह पे लफ्ज का इजाफा कर ले वेरिएबल। क्या बोला, वेरिएबल, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लें आप उसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लें। ड्यूरिंग द टाइम इट इज रीजनेबल टू कनेक्ट द डाटा पॉइंट विद द स्मूथ कर्व, तो चूंकि हमें इसके दरमियान में चेंजेस करने पता है, इस वजह से स्मूथ कर्व के जरिए मिला देंगे। यहां तक इसको लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर यही जो लाइन है नेवरथलेस से, नेवरथलेस प्रेडिक्शन सीम्स
रीजनेबल, हमेशा जो है वो उतनी ज्यादा रीजनेबल नहीं होती। गिवन आवर अजम्पशन इज ड्रॉन इन द स्मूथ कर्व, हमने डिपेंड कर रही होगी किस चीज पे कि स्मूथ कर्व लगाई है तो वो घंटे घंटे के फर्क वाली थी, 15 मिनट के फर्क वाली थी, या आधे घंटे के फर्क वाली। दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट, तो सो वी कैन से कि a model prediction can only be as good as the data points। अच्छा जी, describe different steps involved in creating and using graph of function। अच्छा याद रखें ये बहुत ज्यादा यूं कह लें कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो मॉडल वाला ये एक प्रॉपर जो है ना क्वेश्चन बनता है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या, सबसे पहला काम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का पता लगाएं, दूसरा काम उसकी डोमेन और रेंज का पता हो, ताकि जाहिर है ना डोमेन का मतलब कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे बनानी है, और रेंज क्या है जो वाई एक्सिस पे बनानी है। अब एक्स एक्सिस की भी पता होगा ना हमें वैल्यूज के कहाँ तक बनानी है, तो उस हिसाब से हम ग्राफ एक्स पे लाइनें लगाएंगे। और रेंज जो है जब वाई वाली वैल्यूज को पता होगा तो वाई पे भी हम, जाहिर है वाई की वैल्यू अगर 50 तक है और आप 1 1 का फर्क लें तो हम तो पेज से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम 10 10 का डिफरेंस ले लेंगे तो इसका मतलब उसी ग्राफ के अंदर हम रह लेंगे। तो स्केल करने के लिए कह रहा है कि स्केल और लेबल करने के लिए बहुत आसानी रहती है। मेक द ग्राफ यूजिंग गिवन डाटा, अगर फिर उस डाटा को यूज करते हुए ग्राफ बनाएं, और इफ अप्रोप्रिएट और अगर मुनासिब हो फिल इन द गैप्स बिटवीन द डाटा पॉइंट्स, तो उनके दरमियान जो है वो डाटा पॉइंट्स को जो है वो फिल भी करें। बिफोर एक्सेप्टिंग एनी प्रेडिक्शन ऑफ द मॉडल बी श्योर टू एवेलुएट द डाटा ऑफ द अजम्पशन फ्रॉम विच द मॉडल वाज बिल्ट, और उसको फिर मानने से पहले देख भी लें कि ये डाटा कितना जो है वो यू कह लें कि जो प्रेडिक्शंस थी उसके हिसाब से जो हमने assumptions ली थी वो कितनी बेहतर थी। तो उसी उसी जो कह लें कि एग्जाम्पल से थोड़ा सा हट के ये एक एग्जाम्पल थी, सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें हमने क्या लिया हुआ है कि एक हमारे पास एल्टीट्यूड्स के हवाले से, हाइट के हवाले से जो है ना प्रेशर में डिक्रीमेंट है। इमेजिन मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ यू रेज अपवर्ड इन हार्ट एयर बलून, हार्ट एयर बलून ऊपर जा रहा है, वो जो आप लोगों ने देखे होंगे डिफरेंट एयर बलून्स होते हैं, यूं कह लें कि किस शेप में होते हैं, ऑलमोस्ट इस तरह यूं राउंड शेप होते हैं, उसके नीचे एक बास्केट नुमा एक चीज लगी हुई होती है छोटी सी, इस तरह के एयर बलून्स ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। तो उस तरह का हॉट एयर बलून ऊपर उड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा ज़रा प्रेशर कम होगा। ठीक है, प्रेशर की जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर इंचेस ऑफ मरकरी उसने यूनिट दी हुई है। अच्छा ये एक कहता कि टेबल दिया हुआ है 15,000 फुट तक, ये रहा कि जब जीरो एल्टीट्यूड है यानी कि जमीन पे है तो प्रेशर जो है वो 30 इंचेस ऑफ मरकरी है। 5,000 फीट पे, 5,000 फुट पे चला गया तो 22, प्रेशर देखे ना कम हो रहा है, 10,000 पे गया तो 22 रह गया, 20,000 पे हुआ तो 16 रह गया, 30,000 पे हुआ तो 10 रह गया। अब हमने क्या करना है, अब हम देखें अब इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है, इस चीज का पहले अंदाजा लगाएं। तो अब गौर से देखें कि एल्टीट्यूड अपनी मर्जी से कम ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से प्रेशर के अंदर कमी है। इसका मतलब एल्टीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट है और प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है हाइट पे। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो प्रेशर है वो डिपेंडेंट है। यहाँ पे दोनों बातें उसने लिख दी हैं। और डोमेन क्या है, डोमेन ये वाली वैल्यूज हैं जो उसकी एल्टीट्यूड की वैल्यूज हैं। और रेंज क्या है, ये आंसर्स, आंसर जो होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं वो रेंज होती हैं। रेंज आ रही है 10 से लेकर 30 तक, और डोमेन आ रही है 0 से 30,000 तक। तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि अब हम रेंज जो बनाएंगे ना वैल्यूज, ये देखें यहाँ पे उसने एल्टीट्यूड 0 से 30,000 तक है ना। अब देखिए 30,000 तक 5,000 का अगर फर्क लेते तो बहुत आगे जाते, तो उसने 30,000 तक के फर्क लेने के लिए क्या किया, 10 10 हजार का गैप ले लिया। अच्छा और इधर चूंकि वो 10 से लेकर 30 तक है वैल्यू, तो उसने इन वैल्यूज को चेंज करने के लिए क्या किया है, ये देखें इस वैल्यू को चेंज करने के लिए उसने थोड़ा सा 5 5 का गैप ले लिया हुआ है। अच्छा जीरो पे वैल्यू क्या थी देखें 30, अब 5,000 पे यानी कि 5,000 पे वैल्यू जो थी ना वो 25 थी, तो ये दरमियान में, इसके बिल्कुल दरमियान में कहीं पे 5,000 बनता है, तो इस वजह से ये 25 के सामने उसने पॉइंट बना दिया। फिर 10,000 पे वैल्यू दी हुई थी,
जो 22 थी, यानी कि 20 से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरीके से 10,000 के बाद फिर 20,000 पे वैल्यू थी, फिर 30,000 पे थी। अच्छा, अब डेटा पॉइंट तो थे सिर्फ ये वाले, यानी कि अगर आप गौर से देखें ना, तो डेटा पॉइंट तो सिर्फ ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब बनने तो सिर्फ ये पॉइंट चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, वो जिस तरह हमने पहले कहा ना मैथमेटिकल मॉडल, कि हम इन सारों को एक लाइन से मिला देंगे। अच्छा, फिर उसने कहा कि फिर इसी मॉडल को यूज इस्तेमाल करते हुए बताओ कि 15,000 फुट पे क्या इसका जो है ना प्रेशर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से 10,000 और 20,000 के दरमियान में, कहीं बिल्कुल दरमियान में लाइन लगाई 15,000, उसको ऊपर मिलाया, ऊपर मिला के फिर हॉरिजॉन्टल लाइन मिला दी। इधर ये जिस पॉइंट को कट करेगी, ये देखे ना, दरमियान से थोड़ा सा आगे, बिल्कुल दरमियान के करीब है, तो उसने इसको नाम दे दिया कि 18 इंचेस पे क्या कर रही है, कट कर रही है, 18 इंचेस पे कट कर रही है। तो इस तरीके से हमें जो है वो चीज़ों का क्या होता है, आइडिया होता है कि हम क्या करते हैं, बता सकते हैं किसी भी चीज़ को देख के कि फर्दर जो है वो प्रिडिक्शन क्या होगी। अच्छा जी, चलें दोबारा चलते हैं हम अपने उसी तरफ, टॉपिक की तरफ। वेल, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आवर्स ऑफ डे लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आवर्स ऑफ डे लाइट में ना, अब याद रखें कि कुछ यहाँ पर यूं कह लें कि आप लोगों को ना दो तीन टर्म्स हैं जो हमेशा याद होनी चाहिए। अच्छा, वो टर्म्स क्या हैं? वो टर्म्स हैं, यहाँ पे ना इसने इटैलिक में लिखी हुई हैं उन टर्म्स के नेम। समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में इक्वी मतलब सेम को कहते हैं, इक्विनॉक्स। अब समर सॉल्स्टिस का क्या मतलब है, विंटर सॉल्स्टिस का क्या मतलब है, और इक्विनॉक्स का क्या मतलब है, इन तीनों के पहले हम मीनिंग देखते हैं, फिर फर्दर चलते हैं। तो समर सॉल्स्टिस का मतलब है कि जब हमारे पास 21 जून होती है, तो उस वक्त सबसे बड़ा दिन होता है, यूं कह लें कि, और रात सबसे छोटी। सबसे बड़ा दिन का मतलब क्या, 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है गर्मियों में। जो 21 जून अभी आने वाला है, ठीक है। विंटर सोल्स्टिस क्या है? विंटर सोल्स्टिस होता है हमारे पास 21 दिसंबर को, जब सबसे बड़ी रात होती है, 14 घंटे की रात होती है और 10 घंटे का दिन होता है, ठीक है। और इक्विनॉक्स 21 मार्च और 21 सितंबर जो है, इसमें 12-12 घंटे के जो है ना दिन और रात होते हैं। इनके 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब मामला क्या है, ये तीन चीजें हैं। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ डे लाइट, डे लाइट उसने देखी है कि डे लाइट यानी कि दिन समर सॉल्स्टिस में क्या है, 14 घंटे का है, विंटर सॉल्स्टिस में 10 घंटे का है, और दरमियान में दो वक्त ऐसे आते हैं साल में, 21 मार्च और 21 सितंबर, जब 12-12 घंटे के दिन होते हैं। अच्छा, अब देखें, हमें एक चीज तो पता चल गई कि दिनों के कम ज्यादा होने से, यानी कि जो डेज हैं पूरे ईयर के, जो 365 डेज हैं, 365 दिनों के आगे पीछे होने से दिन की जो लंबाई है, यानी कि दिन का जो दौरानिया है, वो 14 घंटे और 10 घंटे के दरमियान में रहता है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि डोमेन तो चलती रहेगी, क्योंकि दिन तो चलते रहेंगे, गुजरते रहेंगे। 365 दिन, अगले 365 आ जाएंगे, फिर अगले 365 आ जाएंगे, यानी कि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार चलेगा। लेकिन वक्त जो है वो 10 से 14 घंटे के दरमियान में रहेगा। अब हमें पता चल गया कि जो दिन है ना वो इंडिपेंडेंट है, और जो टाइम मतलब जो ड्यूरेशन है, वो जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट है। तो इसने जो ना यहाँ पे उसने कहा कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम से मुराद है कि दिन, जो साल के दिन हैं, वो जो हमारे पास हैं इंडिपेंडेंट है, और जो सॉरी वो डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट क्या चीज है, इंडिपेंडेंट है वो दिन का दौरानिया, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट। तो ये यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस ग्राफ को ही पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इधर देखें, ये दिन दिए हुए हैं। ये जीरो का मतलब हो 1 जनवरी, जीरो का मतलब क्या है भाई, 1 जनवरी, और यहाँ तक 365 पूरा साल हो गया। अब 1 जनवरी को कितना दौरानिया है? अब आपको एक चीज मैंने बताई कि 21 दिसंबर को, यानी कि
9 दिन पहले 10 घंटे का दिन था। तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, 10 से थोड़ा सा कहीं ऊपर है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो 80 आया है ना, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स में क्या चीज है, इक्विनॉक्स में ये मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है स्प्रिंग इक्विनॉक्स में यहाँ पे जो चीज है ये 12 के आगे है। किसके आगे है? एग्जैक्ट 12 के आगे है। यानी कि जो 21 मार्च बनता है, जो 21 मार्च बन रहा है, वो ऑलमोस्ट जाके बन रहा है 80 डेज के बाद, यानी कि 80वें दिन तकरीबन जाके क्या हो रहा है, दिन और रात बराबर हो गए। साल के 80वें दिन, यानी कि 21 मार्च की बात हो रही है। अच्छा, फिर हम 21 जून पे आ गए। 21 जून में ये पीक पे पहुंच गया है। पीक का मतलब है कि 14 घंटे का दिन हो गया है। अच्छा, फिर ये 264वां दिन कौन सा बनता है, ये हमारे पास दोबारा से सितंबर का दिन बन गया 21 सितंबर। 21 सितंबर को फिर दोबारा क्या आ गया, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, यानी कि ये 12 के सामने आ गया। और ये जो 355वां दिन है, यानी कि 365 से 10 दिन पहले कह लें, 21 दिसंबर को, ये बिल्कुल जो कह लें कि 10 पे है। और ये 365वां जो दिन है ना, उस टाइम वो थोड़ा सा यूं कह लें कि आगे चला गया है। इस टाइम सबसे छोटा दिन होता है 355वें दिन। अच्छा, ये एक बात हमने कर ली। तो ये बिहेवियर पूरे साल का है, फिर उसी तरीके से अगले साल चलेगा, फिर अगले साल चलेगा, और चलते रहेंगे। तो इसमें चीजें क्या तब्दील हो रही हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं कि ये जो दिन गुजरते जा रहे हैं, दिन जो है इंडिपेंडेंट है, और जो घंटों की तादाद है दिन की, वो तब्दील हो रही है। ये नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट, ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट बन रहे हैं, क्योंकि इसका इन्हिसार दिनों पर है। अच्छा, इसी की वजह से ना सीजन चेंज होते हैं। पहली बात ये यहाँ पे इसका जो है ना वो रीजन लिखी हुई है कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे और फॉल इक्विनॉक्स पे, इन दोनों केसेस में दिन और रात चूंकि बराबर होते हैं। और जबकि बाकी विंटर और समर में, समर के अंदर जो है वो डेज ज्यादा होते हैं, नाइट कम होती है। और जो विंटर है उसके अंदर नाइट ज्यादा लंबी होती है और डेज जो है वो बहुत कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा है कि हम क्या मालूम करें। ये हमने एक ग्राफ बना दिया है। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ग्राफ बनाना है उसका। ये लिख दिया उसने कि रेंज जो है वो 10 से 14 के दरमियान है, तो आप इसका एक ग्राफ बना देंगे। पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि हर साल चूंकि बार बार वो तब्दील हो रहा है, तो इसको आप लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। नोट दैट द कर्व टॉप आउट एट ईच समर solstice एंड बॉटम आउट एट ईच विंटर solstice। समर सॉल्स्टिस का क्या मतलब हुआ कि जो गर्मियों की दोपहर है उस टाइम उसका दौरानिया जो 24 घंटे टॉप पे होता है, और बॉटम पे होता है विंटर सॉल्स्टिस पे, यानी कि सर्दियों के अंदर जो है वो बिल्कुल सबसे कम होता है। बिकॉज ऑफ द कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट अराउंड द टू सॉल्स्टिस। और कर्व जो है वो फ्लैट, फ्लैट का मतलब ये है कि मतलब टॉप पे जाती है, बॉटम पे जाती है, तो तब उसने मुड़ना होता है। अच्छा, that is we have a couple of months with long daylight hours around the summer solstice, and couple of month with short day hours around the winter solstice. In contrast, the number of hours of daylight increases rapidly around the time of each spring equinox and decreases rapidly around the time of each fall equinox. अच्छा, यहाँ पे वो क्या क्या कहना चाह रहा है कि ये जो तेजी के साथ जो तब्दीली है ये कहाँ पे आती है, ये देखें। यहाँ पे वो कह रहा है कि जब हम विंटर सॉल्स्टिस पे या समर सॉल्स्टिस पे मौजूद होते हैं ना, यहाँ पे कर्व तकरीबन क्या है, फ्लैट है। फ्लैट से मुराद ये कि चूंकि घूम के गई है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे पहले 11 था, तो मतलब 12 था, तो 12 से 14 हुआ, 14 से फिर 12 हो गया। तो यहाँ पे चूंकि उसने पहले एक दफा ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, और इसी तरह फुल नीचे देखें तो पहले इसने इधर से नीचे आना है फिर नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि बड़ी तब्दीलियां नहीं आती। तो समर सॉल्स्टिस पे और विंटर सॉल्स्टिस पे, यानी कि 172वें और 355वें दिन, इनके नजदीक तब्दीलियां इतनी जल्दी नहीं आती टेम्परेचर के अंदर। लेकिन जो इक्विनॉक्स हैं, इक्विनॉक्स में देखें ना अगर दरमियान में, तो इससे थोड़ा सा पीछे जाए तो टेम्परेचर बहुत हाई था, इससे आगे आए तो टेम्परेचर बहुत डाउन था। इसी तरह स्प्रिंग इक्विनॉक्स में इससे आगे जाए तो टेम्परेचर हाई है,
इससे पीछे जाना टेम्परेचर बढ़ा। इसका मतलब जो समर सोल्स्टिस है और विंटर सोल्स्टिस है, इसके नजदीक तब्दीलियां इतनी ज्यादा नहीं आती जितनी इक्विनॉक्स पे आती हैं। तो आप बता देंगे, क्योंकि समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस पे जो कर्व है वो फ्लैट है, इस वजह से तब्दीलियां इतनी ज्यादा नहीं आती, जबकि इक्विनॉक्स पे तब्दीलियां ज्यादा तेजी के साथ आती हैं। बस ये बताना था कि कहाँ पे ज्यादा तेजी से तब्दीली आती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मॉड्यूल है, यानी कि कह लें कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में जो आप लोगों को जो गाइडलाइंस दूंगा।